और आपको ये भी समझना चाहिए कि रैशनल चॉइस थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क में, या अगर आप कहीं पॉलिसी एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहे हो या पॉलिसी एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हो, तो आप रैशनल चॉइस थ्योरी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। You should understand that rational choice theory tries to explain public policy in terms of the actions of self-interested individuals. They can be policy actors, they can be lobbyists, they can be voters, corporate lobbyists, agency officials और legislators. तो जो लोग भी पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी एडवोकेसी में या पॉलिसी चेंज में इन्वॉल्व हैं, उनके एक्शंस को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो बुनियादी असम्पशन है रैशनल चॉइस थ्योरी की is that all of their actions are self-interested, self-motivating. तो अगर हम ये समझ लें कि वो पॉलिसी एक्टर्स, चाहे वो पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हो, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं या पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हों, वो दे आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, this would be the starting point of our understanding of the rational actors or the decisions they make. जो इसकी एप्लीकेशन में एक समझने की बात है आपके लिए, वो ये है कि जितने भी पॉलिसी एक्टर्स हैं, दे आर एज्यूम्ड टू चूज पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर पर्सनल वेलफेयर। अगर पॉलिसी एक्टर्स को, चाहे वो पॉलिसी एडवोकेसी में हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स हों, पॉलिसी मेकर्स हों, अगर उनको ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा ना हो किसी पॉलिसी डिसीजन से या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करने से या पॉलिसी एडवोकेसी करने से, तो वो उस काम को करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। RCT or rational choice theory is being widely used in studying government across the world. अब ये भी आप समझ लें कि जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वो रैशनल चॉइस थ्योरी के मुताबिक दे आर द सेल्फ इंटरेस्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर्स who hold stable preferences and objectives and make strategic decisions to maximize the benefits of given choice. तो आप जब मॉडल कंस्ट्रक्ट करेंगे समझने के लिए पॉलिटिकल एक्टर्स का पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस को या पॉलिसी मेकिंग बिहेवियर को, तो आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके इंटरेस्ट्स कौन से हैं, विच इंटरेस्ट्स एक्चुअली मोटिवेट देम to make those particular decisions or what shapes their preferences. Okay, तो रैशनल चॉइस थ्योरी के मुताबिक जो पॉलिटिक्स है उसको एग्रीगेट लेवल पे समझने के लिए इंडिविजुअल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब हम एक पॉलिसी डिसीजन समझना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एजुकेशन पॉलिसी, and in order to understand education policy we need to understand the self-interests and the preferences and motivations of all of the stakeholders involved in education policy making. So the policy decisions are the aggregations of the individual self-interests. तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए होता है। इसके लिए पॉलिसी रिसर्चर्स या माइक्रो इकोनॉमिस्ट्स समटाइम्स दे कंस्ट्रक्ट क्वेश्चनेयर्स एंड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द रेलेवेंट पॉलिसी एक्टर्स और डिसीजन मेकर्स, दे ट्राई टू नो देयर सेल्फ इंटरेस्ट्स, और मैथमेटिकल मॉडलिंग के ज़रिए दे ट्राई टू आइसोलेट वेरिएबल्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली पॉलिसी मेकर्स को एक्टिवेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिसी मेकर्स को एक्टिवेट करती हैं या मोटिवेट करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं कोई पार्टिकुलर डिसीजन लेने से, तो हमें पता चल जाता है कि हम किस किस्म के इंसेंटिव्स यूज़ कर सकते हैं ख़ास किस्म के डिसीजंस पैदा करने में, इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने में। So, rational choice theory, in sum, it is all about giving incentives and creating punishments or sanctions for certain kinds of behavior so that people can choose
rationally in favor of the benefits, and they can leave the sanctions by rational thinking. तो ये आप जब थोड़ा इसको और डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि rational choice theory tries to understand which kinds of variables or which kinds of benefits or self-interest motivate individuals to act in a particular way. तो अगर हम ये समझ जाएं तो हम मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ को न सिर्फ बना सकते हैं बल्कि ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं.